हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो की थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 14 का समापन कर दिया था। तो चैप्टर नंबर 14 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेक्चर्स आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी उन वीडियो से, उन लेक्चर से, और आपने सभी वीडियो जो भी आपके काम, जो भी आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आपने वीडियो देखी होगी। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 15 की, जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 15 बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर है जिसमें हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। हम इस चैप्टर को कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं इसमें, जिनके नाम कुछ ये हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन जो है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, और कुछ कॉम्बिनेशन के कॉजेस, क्यों जरूरत पड़ी कॉम्बिनेशन की, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ 3 टॉपिक ये, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो ही गई है, लगभग 80% कह सकते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक खत्म हो गई है। एक चैप्टर 15 बचा है और एक चैप्टर नंबर 16 बचा है, कॉम्बिनेशन और रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे 13-14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे 2 चैप्टर आने वाले समय में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इनको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक करने के लिए आता है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है वो हम इसमें पहले जानने वाले हैं। थोड़ा सा इसको रीड करते चलते हैं। द टर्म कॉम्बिनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कंबाइन विच मीन्स जॉइनिंग टुगेदर। जब भी हम एग्जाम में कोई डेफिनेशन लिखते हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब जो भी चैप्टर इस बुक में है उसकी डेफिनेशन, अगर वो चैप्टर आपका एग्जाम में आ रहा है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। भले ही वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, पहले उसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो उस क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो आपके उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पूछ सकता है। तो एक जो चैप्टर नाम है, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप एक चैप्टर का नाम था, सोल प्रोप्राइटरशिप एक चैप्टर का नाम था, तो डेफिनेशन एग्जाम में आती है आराम से। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि वो है क्या, पहले हम थोड़ा अपने शब्दों में उसको डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा डिफाइन करेंगे उसको, उसके बाद हम एग्जैक्ट जो है हमारी डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उससे पेज का साइज जो रहता है वो भी भरता है, सॉरी, जो पेज का स्पेस हम भरेंगे, क्योंकि एग्जाम में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए हमें थोड़ा पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे, तो वो भी थोड़ा समझ के चलो। देखो यहाँ कितने आराम से एक डेफिनेशन लिखी है, लिखी वही चीज़ है जो होता है एग्जैक्ट, लेकिन कितने बड़े में लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी डेफिनेशन यहाँ से बन के आएगी। द टर्म कॉम्बिनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कंबाइन विच मीन्स ज्वाइनिंग टुगेदर। जो टर्म है कॉम्बिनेशन, ये डिराइव की गई है, ये कहाँ से ली गई है, एक वर्ड से जो है कंबाइन, ठीक है, जिसका मतलब होता है ज्वाइनिंग टुगेदर, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, whenever 2 or more business units engaged in the same line of business or in different related processes unite or associate together with a view to carry on their activities। जब 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस जुड़ते हैं, मिलते हैं, ठीक है, सेम लाइन बिजनेस हो या फिर कोई डिफरेंट अलग रिलेटेड हो, किसी और प्रोसेस से रिलेटेड हो, वो मिलते हैं, जब वो एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं बिजनेसेस, इस व्यू के साथ, इस मोटिव के साथ कि वो कुछ अपनी एक्टिविटीज़ उसमें परफॉर्म करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ उसमें फ्रेम करेंगे। ठीक है, कॉमन कोऑर्डिनेटेड बेसिस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट्स को वो लेकर चलेंगे। दे आर सेट टू फॉर्म अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस जब बनते हैं इस मोटिव के साथ ही वो म्यूचुअल बेनिफिट्स पर ध्यान देंगे, फ्यूचर में उनके जो प्रॉफिट्स वगैरह होंगे वो अच्छे से प्रॉफिट्स वगैरह हो पाएंगे उनके। ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे वो एक दूसरे के साथ मिलके, तो वो जो मिलके वे कॉम्बिनेशन हो रहा है ना दोनों बिजनेस का, 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेसेस का, उसको हम बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो बात रही यहाँ पे थोड़ा उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलने की। अब एक जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है बिजनेस कॉम्बिनेशन की, वो ये है, बिजनेस कॉम्बिनेशन refers to any informal or formal combining of 2 or more industrial units producing similar or different articles or engaged in the successive process of manufacturing of an article with the view to earn maximum profit on the capital employed। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब है कोई भी इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल कॉम्बिनेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स का। इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या होती हैं, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो सिमिलर टाइप के गुड्स हो सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी भी सक्सेसिव प्रोसेस में एंगेज हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, किसी भी आर्टिकल के, किसी भी गुड के। ठीक है, इस मोटिव के साथ कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई है उस कॉम्बिनेशन में, उस बिजनेस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आया होगा आपको। बिजनेस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था ये। आगे देखते हैं हमारे फीचर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहो या फीचर्स कहो, क्या क्या इसमें फीचर्स होता है कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के,
वो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिफर्स टू कंबाइनिंग 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनका एक दूसरे से मिलना। विच में भी एंगेज इन ट्रेडिंग और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो एंगेज होते हैं किस तरह की एक्टिविटीज में? ट्रेडिंग में, कमर्शियल हो या फिर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में हमारी मैन्युफैक्चरिंग आती है, कमर्शियल में हमारी कौन सी एक्टिविटीज आ गई? उसको सेल करने की, ठीक है, उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने की, और ट्रेडिंग में हमारी सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह आती हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस का जुड़ना और वो एंगेज हो इन एक्टिविटीज़ में, जो कि है ट्रेडिंग, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक। सेकंड फीचर हमारा इसमें आता है द बिजनेस यूनिट्स विच कंबाइन मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस यूनिट कंबाइन हुई है वो किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो सकती है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है। काफ़ी सारी स्मॉल यूनिट्स थी बिजनेस की, वो सारी मिल गई हैं, ठीक है। वो सारी जब ज्वाइन हुई, एक कॉम्बिनेशन उनका बना, तो वो पार्टनरशिप में भी हो सकती है, वो कंपनी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, और किसी भी चीज़ में, वो किसी भी फॉर्म में, जो भी हमने फॉर्म पढ़ी थी बिजनेस की अपनी, उसमें वो हो सकती है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में वो कॉम्बिनेशन बिजनेस का हो सकता है। द कॉम्बिनेशन में भी कंप्लीट और पार्शियल। जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा भी हो सकता है और पार्शियल भी, मतलब जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो सारी मिलके भी मतलब कंप्लीटली कंबाइन हो सकती हैं, और पार्शियल मतलब कि कुछ कुछ भी हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। 10 स्मॉल बिजनेस हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उन 10 के 10 को पूरी तरह से कंबाइन करें। हम उसमें से 8 भी कंबाइन कर सकते हैं, 9 भी कंबाइन कर सकते हैं, और 10 के 10 भी कंबाइन कंप्लीटली उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फीचर बन जाता है इसका। बिजनेस यूनिट्स कंबाइन टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स में बी ओनली वन ऑफ देम, दो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस यूनिट्स जो है कंबाइन होती हैं, क्या क्यों होती हैं? टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके पीछे, काफ़ी सारे उनका मकसद होता है उसको कंबाइन करने का। और क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स में बी ओनली वन ऑफ देम। जो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन है ना, वो उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उन बिजनेसेस को, स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है बिजनेस उससे वो प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। दो क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि हम बिजनेस में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं जो हमें बिजनेस में लगाने हैं, काफ़ी सारे लॉसेज भी हमें बियर करने पड़ते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है कंबाइन के बाद, वो होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। एक लास्ट इसका फीचर है, इन जनरल कंबाइनिंग बिजनेस यूनिट्स फॉर्म अ यूनियन टुगेदर। वही चीज़ है, अगर हम जनरली कहें तो कंबाइनिंग बिजनेस का क्या मतलब है कि वो एक यूनियन बना लें अपना खुद का, ठीक है। काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जब वो सारे कंबाइन होंगे तो एक अलग उनका यूनियन बन जाएगा, एक बड़ा बिजनेस सेटअप वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर था। तो यहाँ हमने कुछ फीचर्स पढ़े बिजनेस कॉम्बिनेशन के। आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्यों जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन की, बिजनेस कॉम्बिनेशन की ऐसी क्या नीड है, क्यों नीड है, वो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनको समझना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है एलिमिनेशन ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। जो भी प्रोडक्ट्स के बीच में इतना सारा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, उसको पूरी तरह से हटाने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इसको थोड़ा रीड करते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इंटेंस कंपटीशन हैव बिकम द रूल ऑफ द प्रेजेंट डे इकोनॉमी। जो आज के समय में प्रोडक्शन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इंटेंस कंपटीशन है, उन सारे प्रोडक्ट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। आज की प्रेजेंट डे इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कट थ्रोट कंपटीशन लीड्स टू वेस्टफुल एडवर्टाइजिंग, अननेसेसरी डुप्लीकेशन, ओवर प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो कट थ्रोट कंपटीशन से क्या होता है? वेस्टफुल एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, उसके पैसे भी जाते हैं, वो पूरी तरह से वेस्ट जाती है। अननेसेसरी डुप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ जाता है। ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, हम प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस ज़्यादा कर देते हैं डिमांड के कंपेरिजन में, और वो फिर वेस्ट हो जाता है प्रोडक्ट हमारा। विच ऑल अल्टीमेटली रिजल्ट इन लोअरिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं लोग, उनके प्रॉफिट मार्जिन पर एक काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लो प्रॉफिट उनको हो पाता है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज स्मॉल यूनिट्स कुड नॉट सर्वाइव। तो इस सर्कमस्टेंसेज की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती मार्केट में, वो टिक नहीं पाती। जो लार्ज स्केल हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो चल लेती हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कहीं कहीं संभल जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती इन कंडीशंस के चलते। Therefore, the only alternative available to the industrialist is the elimination of competition। तो उनके पास एक अकेला
अकेला जो इनके पास एक रहता है अल्टरनेटिव ऑप्शन, वो रहता है कि वो कंपटीशन को ही एलिमिनेट कर दे। जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ेगा, उसको ही वो हटा दें, विच कुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो वो हटाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को कंबाइन करना पड़ेगा दूसरे बड़े बिजनेस के साथ या फिर दूसरे छोटे बिजनेसेस के साथ, ठीक है। जब वो उसके साथ कंबाइन करेगा तो उनकी एक थोड़ी बड़ी यूनिट बन जाएगी, ठीक है, बिजनेस यूनिट उनकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और वो एक अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को लाएगा और मिलके पूरी तरह से उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं म्यूचुअल बेनिफिट पर वो काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर बिजनेस यूनिट सब मिल जाएं तो वहां पे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। इसलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आया। वही चीज यहाँ लिखी है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है सर्टेन डिफाइनेट एडवांटेजेस। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसके भी एक अलग एडवांटेजेस हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़े थे, लार्ज स्केल हमारी यूनिट के, ठीक है। इफ डिफरेंट फर्म्स कम टुगेदर एंड फॉर्म एमलगेमेशन से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर अलग अलग फर्म्स एक साथ आ जाए और वो कंबाइन हो जाए, द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो बिकम लार्जर एंड सेविंग्स इन ओवरहेड चार्जेस कैन बी इफेक्टेड। तो जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा, जो प्रोडक्शन की यूनिट होगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और उनकी सेविंग्स भी होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रही है, उनके प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा होंगे और जो उनके एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी आराम से वो मैनेज कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आया। ये दो थे इसके कॉजेज, आगे देखते हैं। आगे भी इसके कॉजेज ही हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ, अब ये क्या है, द टैरिफ पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव ऑल्सो फर्दर्ड द कॉजेज ऑफ द कॉम्बिनेशन मूवमेंट। जो टैरिफ पॉलिसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज की, वो भी काफी ज्यादा कॉज है, उसकी वजह से भी कॉम्बिनेशन मूवमेंट आया है। क्यों? टैरिफ इज ऑफन डिराइव्ड एज मदर ऑफ कॉम्बिनेशन। हम टैरिफ को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन की मदर, ठीक है, कहानी की मदर, ठीक है, कॉम्बिनेशन की माँ हम टैरिफ को कह सकते हैं। बाय इम्पोजिंग हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स द गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफर्ड प्रोडक्शन टू होम इंडस्ट्रीज। ये हाई टैरिफ सोच रहे हैं, ये क्या होता है, जो भी गुड्स इंपोर्ट हुए एक्सपोर्ट हुए उन पर एक टैक्स लगता है, ठीक है, वो टैरिफ कहलाता है। द गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफर्ड प्रोडक्शन टू होम इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्शन ऑफर्ड बाय द स्टेट रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोडक्शन कुछ ऑफर करती है होम इंडस्ट्रीज को, तो इस प्रोडक्शन को जो भी ऑफर करी जाती है स्टेट, ठीक है, जो स्टेट प्रोडक्शन ऑफर करती है उससे क्या होता है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाती है। उनकी प्रोटेक्शन ऑफर करने के बाद छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जो है एस्टैब्लिश हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कॉम्पिटिशन अमंग्स देम बिकेम टेंस एंड द नीड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन वॉज फेल्ट। जब छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स वहाँ सेटअप हो जाएंगे, एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, उनमें एक अलग सा कंपटीशन बन जाएगा। हर बिजनेस स्मॉल यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक वही चीज आ गई जो पहले हमने पॉइंट में पढ़ा था, वहाँ पे एक कंपटीशन उनमें आ गया, ठीक है। जब कंपटीशन आ गया तो वो एक दूसरे को ही खत्म कर लेंगे उस कंपटीशन के चलते, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी स्मॉल यूनिट्स और इससे काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उनको बिजनेस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। उन स्मॉल यूनिट्स को उनको एक जगह लाना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और उनको अपने अलग तरीके से एक ऑब्जेक्टिव जो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। नेक्स्ट कॉज जो हमारे इसमें आता है वो है ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में भी एक रिवॉल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, उसको थोड़ा रीड करते हैं। अनदर कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर द कॉम्बिनेशन मूवमेंट वॉज द रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कब आया, जब ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का जब डेवलपमेंट हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल अंडरटेकिंग्स। जो लार्ज स्केल यूनिट्स थी उनमें काफी ज्यादा एक्सेलरेट हुआ उनकी ग्रोथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल गई। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो भी चीजें हमारी प्रोड्यूस हो रही थी उनको इजीली ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटीज मिल गई, ठीक है, कम्युनिकेशन उनमें ज्यादा अच्छे से हुआ, तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफी ज्यादा ग्रोथ मिली लार्ज स्केल अंडरटेकिंग को। द लार्ज अंडरटेकिंग बिगेन टू एब्जॉर्ब स्मॉलर यूनिट्स टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द लोकल मार्केट। तो फिर क्या हुआ, तो लार्ज अंडरटेकिंग्स थी, उन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू करा किसे, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स अपने आप में एक कॉम्पिटिशन में थी, ठीक। लार्ज स्केल यूनिट्स ने क्या किया, उनके शेयर्स लिए, अगर वो कोई कंपनी है, छोटी कंपनी, तो उनके शेयर्स लिए और अपने साथ उनको कंबाइन कर लिया, स्मॉल बिजनेस उनको खरीद लिया, ठीक है, उनको पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया, या फिर कहो तो कंबाइन कर लिया, अपने अंदर ही नहीं लिया, उनको कंबाइन कर लिया, ठीक है। और उन्होंने अपने जो भी प्रॉफिट्स वगैरह तय किए होंगे वो तय किए और लोकल जो मार्केट्स की नीड है उनको पूरा किया उन्होंने कॉम्बिनेशन के थ्रू,
ठीक है, वरना वो स्मॉल मार्केट्स अपने अलग रहते, स्मॉल जो यूनिट्स थी और एक लार्ज यूनिट अलग रहती। कॉम्बिनेशन के प्रोसेस से क्या हुआ, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, उन्होंने पूरा एक कंबाइन किया, एक अलग पूरी फर्म बनी, एक यूनिट बनी जो कि लार्ज स्केल यूनिट बनेगी। ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्मॉल स्मॉल यूनिट मिलेंगी तो एक लार्ज यूनिट तैयार होगी और वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी स्मॉल यूनिट्स को अगर हम अलग अलग देखें तो उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन से भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ा और एक कॉज था उसका कॉम्बिनेशन का। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ी। नेक्स्ट हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज आल्सो फैसिलिटेटेड कॉम्बिनेशन। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उसमें भी कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, जो कंपनी होती है उसमें अलग अलग लोग अपने शेयर परचेज करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने पैसे उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो कॉम्बिनेशन ही तो है। काफी सारे स्मॉल यूनिट्स जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो वहां भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ही है वो भी। बेसिकली द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। जो चीज मैंने अभी बताई, जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अपने आप में एक कॉम्बिनेशन ही होती है। काफी सारे लोग उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, शेयर्स खरीदते हैं। लार्ज कंपनीज विद ह्यूज कैपिटल वर एबल टू कंट्रोल कंपैरेटिवली स्मॉल कंपनीज बाय सब्सक्राइबिंग टू देयर शेयर्स। जो लार्ज कंपनीज है बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ वो कंट्रोल कर सकती हैं, ज्यादा चीजें कंट्रोल वो कर सकती हैं अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल कंपनीज से। ठीक है, स्मॉल कंपनीज उतना ज्यादा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता जितना लार्ज कंपनीज के पास रहता है, क्योंकि लार्ज कंपनीज के पास कंट्रोल इसलिए है क्योंकि उनके पास कैपिटल काफी ज्यादा होती है। ठीक है, हैंस होल्डिंग कंपनीज केम इनटू बीइंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, होल्डिंग कंपनीज एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि जो भी स्मॉल यूनिट्स थे, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी एक अपना एक एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, तो इसलिए ये कॉजेस थे हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन के। एलिमिनेशन हुआ, कंपटीशन जो भी कट थ्रोट था उस पूरी तरह से उसको एलिमिनेट कर दिया। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाई कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन आया, एक इन्फ्लुएंस हुआ टैरिफ का। ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन के बाद काफी ज्यादा जरूरत पड़ी कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो ये थे इसके कॉजेस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 जिसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर चैप्टर नंबर 1 से 14 तक कोई वीडियो नहीं देखी तो उसको देखो। चैप्टर 14 पूरी तरह से खत्म हो चुका है जैसा मैंने पहले भी बताया, तो उन वीडियोस को देखना। जो भी नहीं देखी है अपने नीड के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देखना। सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पर, इस पे काफी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग चैप्टर्स की। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।